हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आपका जो क्लास 12 का जो बायोलॉजी था, जो आपको तो मैं देख नहीं रहा हूँ, जो अदर स्टूडेंट देख रहे हैं जो ऑफलाइन में नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए भी कह रहा हूँ और जो आ रहे हैं उसके लिए भी कह रहा हूँ। ध्यान से सुने, जितने भी 12th की तैयारी करने वाला है बायोलॉजी, ठीक है, आप लोग याद करें या मत करें वो तो बात की बात है, लेकिन पर डे पढ़ें, ठीक है। पर डे क्लास पढ़ें और प्लस रिवीजन ज़्यादा करें और अपने टेस्ट पर चैप्टर वाइज चैप्टर देने की कोशिश करें, ठीक है। और जो डायग्राम है, डायग्राम खुद से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम अगर दिमाग में है तो वो डेफिनेशन भी ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाए। इसलिए ध्यान रहे कि बायोलॉजी के डायग्राम के साथ साथ चलेंगे और जो समझ में ना आवे उसे ज़रूर कमेंट करना, ताकि हमको पता चले आप लोगों के बाद कि हाँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उस चीज़ को हम दोबारा एनालाइज करा देंगे, ठीक है। अब ऐसे जितना भी पार्ट बाई पार्ट पढ़ा रहे हैं, एक तुरी सबको जोड़ देंगे और पूरे एक शॉट में, मतलब कि एक ही वीडियो में कर देंगे। अभी चल रहा 20 मिनट 30 मिनट या 15 मिनट जो भी चल रहा, ये अभी धीमे धीमे क्लास चल रहा, फिर इसी को हम आगे स्पीड कर देंगे, ये ध्यान रहे। लेकिन अभी थोड़ा सा समझो, सब वर्ड को समझो, बायोलॉजी के एक एक बात समझो, सब का है का नहीं है, कैसे उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अपना कॉपी कलम निकाल लो, ठीक। तो यहाँ लिखना है, क्या लिखा हुआ है बताओ, पढ़ो इसको। पराग कीट, पोलन कीट, इसी को पराग कीट या पोलन कीट कहते हैं। कीट तो समझ ही रहा, कीट कहता है कि ये परागित पुष्पों के पराग कणों, ठीक है, लिख सकती है। कीट परागित पुष्पों के पराग कणों पर चिपचिपा पीला लिपिड से घिरी हुई संरचना पाई जाती है, उसे पराग कीट कहते हैं। अब आप ही लोग बताओ, कोई भी परागित में पुष्प फूल देखा, कोई फूल में पराग कण जो होता, चिपचिपा जो होता फूल में, उसमें एक पीला सा लिपिड से घिरे हुई रहती है, उस रचना को में जो पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, पराग कीट। क्या कहते हैं, पराग कीट। और पराग कीट के द्वारा, नीचे पॉइंट मार के लिखना, पराग कीट के द्वारा पराग कण कीटों से चिपक कर, अगर कीट से अगर चिपक कर एक पुष्प दूसरे पुष्प तक आसानी से पहुंचते हैं। मतलब समझे, यहाँ पे जो बात बताया गया था कि परागकीट क्या था, ये तो पुष्प के परागकण, ये पीला रंग का मतलब येलो कलर का लिपिड से घिरा हुआ संरचना पाई जाती है, लिपिड से। ये कैसा रहेगा, येलो में, येलो में इस टाइप से रहेगा, ठीक है। तो ये पीला लिपिड से घिरा हुआ रहेगा, तो ये तो अंदर के बाद चला गया, तो इसको न एक अंदर से रहेगा, जिससे ये बाहर में पीला पीला रहेगा। अब पुष्प के परागकणों पर चिपचिपा पीला लिपिड से घिरा रहेगा, अब बीच में कुछ चिपचिपा द्रव रहेगा, चिपचिपा कुछ ही रहेगा, द्रव रहेगा, इस तरह से द्रव रहेगा, ठीक है। आज जो पाया जाता है उसे हम परागकीट कहते हैं। लेकिन यहाँ कहता है कि जब परागकीट के द्वारा परागकण कीटों से चिपक कर एक पुष्प, अब यहाँ कीट आया चिपक गया, एक पुष्प पर दूसरे पुष्प पर ही जाएगा, मान ले कि यहाँ फूल है, ठीक है। अभी फूल यहाँ जाके चिपकेगा, तो चिपकने के बाद एक पुष्प दूसरे पुष्प तक आसानी से पहुंच जाते हैं, ये परागकण कीट का लक्षण होता है, ठीक है। ये रहा कीट का लक्षण। नोट्स में लिखना है, टेपिटम से कैलेजेज एंजाइम का भी स्त्राव होता है, मतलब जो अभी जस्ट बताएं,
अभी जो हम जस्ट बताएं यहाँ पर ही कि पराग कीट में जो होता है पीला लिपिड से घिरा हुआ रहता है, लेकिन ये टेपिटम जो होता है, टेपिटम जो हम कल पढ़ाए थे, टेपिटम से सबसे अंतिम भाग को बोलते हैं, सबसे अंतिम भाग को। तो टेपिटम से क्लेजेज एंजाइम निकलता है, इस एंजाइम का नाम है, मैंने टेपिटम का एंजाइम कौन सा है, क्लेजेज। जब पूछेगा कि टेपिटम से कौन सा एंजाइम का स्त्राव होता है, तो ये क्लेजेज से, ये ऑब्जेक्टिव ध्यान रखें यहाँ पर ही, ठीक है, कि क्लेजेज एक एंजाइम होता है जो स्त्राव होता है। दूसरा है बीजाणु जनन उत्तक स्पोरोजेनियस टिश्यू, बीजाणु जन उत्तक स्पोरोजेनियस टिश्यू। ये लघु बीजाणु धानु के केंद्रीय भाग में, लघु बीजाणु धानु के केंद्रीय भाग में सजातीय कोशिकाओं का समूह में पाया जाता है, उसे बीजाणु उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु उत्तक। अब सजल रहेगा और लघु बीजाणु धानु का हो गया, वे सटल रहेगा केंद्रीय भाग में, और ये सजातीय कोशिकाओं के समूह में पाया जाएगा, उसे बीजाणु धानु उत्तक कहते हैं। अब यहाँ देखना है कि बीजाणु जन उत्तक की प्रत्येक कोशिका पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका के रूप में कार्य करती है। मतलब ये दोनों नाम सेम है, ये जो हुआ नाम, ये जो नाम पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ये दोनों को दोनों सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, ध्यान रहे। ये और ये दोनों कार्य करते हैं बीजाणु उत्तक की प्रत्येक कोशिका में। क्वेश्चन कहेगा कि पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका के किस रूप में कार्य करती है, तो बीजाणु उत्तक के रूप में कार्य करती है, लेकिन ये प्रत्येक कोशिका में कार्य करेगा, जिससे विभाजन से लघु बीजाणु बनते हैं, जो आगे चलकर पराग कण के रूप में प्रदर्शित होते हैं। मतलब ये आगे जाता तब पराग कण निकलता, समझी। जब ये पराग मातृ कोशिका लघु बीजाणु मातृ कोशिका के रूप में कार्य करेगा, तो लेकिन किस रूप में कार्य करेगा, तो बीजाणु उत्तक के रूप में कार्य करेगा, और ये विभाजन करके लघु बीजाणु बनते हैं, लेकिन आगे चलकर पराग कण के रूप में होता है। मतलब पराग मातृ कोशिका आगे चलकर पराग कण हो जाते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका आगे चलकर पराग कण में प्रदर्शित हो जाते हैं। ये पराग कण ध्यान रहे। लघु बीजाणु, लघु बीजाणु कहता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के काम है कि प्रागमतित कोशिका, प्रागमतित कोशिका प्रागमतित कोशिका, ध्यान से सुने, प्रागमतित में कोशिका जो इसी का ऊपर है, लघु बीजाणुचन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रागमतित कोशिका जिसको पीएमसी कहते हैं, में अर्धसूत्री होते हैं। कौन सूत्री? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आप बता सकते हैं कमेंट में कि अर्धसूत्री केकरा कहते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री केकरा कहते हैं, आप इसके बारे में कमेंट में जवाब दें। तो 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, 4 अगुणित को, कौन? पीएमसी। अगला है कि लघु बीजाणु चतुष्क माइक्रोस्पोर टेट्रेट, माइक्रोस्पोर टेट्रेट। ये कहता है कि प्रागमतित में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर जुड़े रहते हैं, तो इस रचना को लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। अगर इसमें निर्माण करेगा तो इसमें व्यवस्थित रूप से जुड़ जाएगा। तब बात वही है ना, लघु बीजाणु जनन का करेगा। जनन के मतलब क्या होता है? पैदा करना। जब पैदा ही कर ही दिया, निर्माण कर ही दिया, तो सजाएगा कौन? लघु बीजाणु चतुष्क, ये सजाने का काम करेगा। ठीक है,
ये ध्यान रहे, शॉर्ट में याद रखें। ये प्राग मातृक कोशिका को निर्माण करेगा और वह हमें 4 अगुणित को करेगा, और 4 अगुणित में करेगा तो इसे लघु बीजाणु चतुष्क को, इसी को क्या करेगा, ये इसी चीज को निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर जुड़े रहेंगे तो इस संरचना को लघु बीजाणु चतुष्क है। ठीक है, आगे कहता है कि परागकण पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहता है कि परागकण पर युग्मकों भीद का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्रायः गोलाकार होते हैं। ये कैसा होते हैं, गोलाकार होते हैं। परागकण में युग्मकों प्रतिनिधित्व करते हैं तो प्रायः गोलाकार होते हैं, उसे परागकण कहते हैं। परागकण में 2 परत या 2 स्पष्ट रूप से भित्तियां पाई जाती है। 2 परत के साथ साथ भित्तियां ही पाई जाती है, बाह्यचोल अंतःचोल, एक्साइन इंटाइन। बोलो, एक्साइन इंटाइन, बाह्यचोल अंतःचोल, ये बताना। तो बाह्यचोल अंतःचोल करने हैं, देखते हैं। बाह्यचोल क्या रखेंगे, एक्साइन। परागकण के बाहर पाए जाने वाली कठोर भित्ति परत को बाह्यचोल कहते हैं। आप ही बताइए, आप पेड़ देखे होंगे, पेड़ की जो शाखाएं होती है, पेड़ की जो शाखाएं होती है बाहर में कितनी कठोर परत होते हैं, बताओ कितना कठोर परत होता है। ये परत जो कठोर होता है, इसी परत को हम बोलते हैं क्या, बाह्यचोल। ये बाहर का चोल होता है। ठीक है, और यह स्पोरोपोलोनिनेसिस से निर्मित होती है। मतलब बाह्यचोल कहाँ से निर्मित होता है, स्पोरो, समझे, पोलोनेनिस से, ठीक है, स्पोरोपोलोनेनिस से निर्मित होती है। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बाह्यचोल किससे निर्मित होती है, तो स्पोरोपोलोनेनिस से होती है। बाह्य असंतत होता है, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण छिद्र के या द्वारक होता है, उसे जनन छिद्र या जर्म स्पोर कहते हैं। माने जनन छिद्र में ना, कोई जनन देगा तो उसमें छिद्र होता है। ऐसे भी देखना, खुद सोचो, कभी पत्ता देखी होगी, है ना, इस पत्ता में ना छिद्र होता है, और छिद्र कैसे होता है देखना है, ऐसा छिद्र होता है, पता ना चलता है। इसी को हम रंध्र कहते हैं, एकरे कहते हैं अस्टोमाटा। क्या कहते हैं, अस्टोमाटा। अब ये अंतःचोल, अंतःचोल इंस्टाइन कहते हैं। यह परागकण की आंतरिक सतत परत होती है। आंतरिक मतलब अंदर का ही होता, उसे अंतःचोल कहते हैं। अंतःचोल पैक्टिन और सेलुलोज से निर्मित होती है, जिसे हम पेप्टोसेलुलोज भी कहते हैं शॉर्ट में। पेप्टोसेलुलोज से निर्मित होती है। पैक्टिन और सेलुलोज मिलकर पेप्टोसेलुलोज बनता है, इसी को हम निर्मित करते हैं। ये कभी कभी ऐसे करके भी पूछता, ध्यान दे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। एक पैक्टिन है, अब प्लस करके देगा सेलुलोज, मिलकर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टोसेलुलोज का निर्मित करते हैं। तब अंतःचोल पराग नलिका, अंतःचोल पराग नलिकाएं पोलन ट्यूब में बनाती है। मतलब अंतःचोल पराग नलिकाएं कहाँ बनाती है, पोलन ट्यूब में। लेकिन अंतःचोल बनता है कैसे, पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बनता है, लेकिन चोल से पराग नलिका पोलन ट्यूब में बनाती है। तब परागकण का जीव द्रव प्लाज्मा झिल्ली से ढका रहता है। अब प्लाज्मा झिल्ली कोची के बनल रहता है, ये आप लोग बताएं। ठीक है, आप लोग जरूर बताएं। पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति कोची से बने होते हैं, वो बताएं कमेंट में। ये चित्र को ध्यान से देखें। बाहर वाला परत को एक्साइन कहते हैं, जिसको अंतःचोल कहते हैं। बाहर वाला को, उसके जरिए से निकलने वाला यहाँ को इंटाइन कहते हैं, जिसको ये एक्साइन बाह्यचोल हो गया, इंटाइन अंतःचोल हो गया, जर्म स्पर्म हो गया, जैसे जनन छिद्र कहते हैं इसको। कौन छिद्र, जनन छिद्र कहते हैं, अभी जस्ट पढ़ा है। न्यूक्लियस का तीसरा हो गया केंद्रक, तीसरा का हो गया केंद्रक। साइटोप्लाज्मा का हो गया कोशिका द्रव। समझे, ध्यान से सुने फिर से। एक्साइन बाह्यचोल, इंटाइन अंतःचोल,
जर्मस्पोर्म जनन छिद्र, न्यूक्लियस केंद्रक, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव। अब इस चित्र को देखें, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ध्यान से देखें, हम पार ही देते हैं सीधे, ठीक है। इसको ध्यान से देखें, और एक बाहर का लेयर देखें, ऐसे पार देना, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से ऐसे ऐसे कर देना। करने के बाद इसमें द्रव भर देना है। द्रव भर देने के बाद इन बीच में ऐसे पार देना है ताकि पता चले केंद्रक को, ठीक है। फिर इसके बाहर में द्रव भर देना है। अब इसके नाम देखें। अब क्या करता है, एक्साइन सबसे बाहरी परत को, इंटाइन ये सेकंड परत को, और जर्मस्पोर्म, जर्मस्पोर्म केकरा कहेंगे, जो इससे उत्पन्न हुए, देख रहा है ना, जो इससे उत्पन्न हुए इसी को जर्मस्पोर्म कहते हैं। जनन, जनन छिद्र, अनियोग्य न्यूक्लियस, ये पानी से भरा हुआ चीज को कोशिका द्रव, यही कहलाता है एक परागकण, ठीक है। अब आ जाइए बाह्यचोल, देख लीजिए, बाह्यचोल, अंतःचोल, कायिका कोशिका, ये सेकंड वाला जो होता है ये कायिका कोशिका, केंद्रक होता है जिसको कायिका केंद्रक कहते हैं, इसी को जीव द्रव कहते हैं। और जीव द्रव भी पाया जाता है, इसके बारे में कोशिका द्रव भी पाई जाती है। समझे इस चित्र को, चित्र को जरूर पढ़ लें। ओके, तो आपको इतना ही तक क्लास एंड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कल से हम लास्ट में एक पर डे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसको कमेंट में जवाब देना, 4 ऑप्शन के साथ रहेगा। ओके।